Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, याद है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की थी, इसके बारे में हमने कई सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, राइट? आज हम जो देखने जा रहे हैं बच्चा लोग, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट उससे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी है। दैट इज इक्विलिब्रियम। भाई फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कब कब इक्विलिब्रियम होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बच्चा लोग, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? आपने चैप्टर नंबर 5 में इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने देखा था कि भाई सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब सिस्टम का मोशन जीरो या तो फिर उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो। क्या चीज? अगर उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है तो हम बोलेंगे कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब एफ नेट का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाली नेट फोर्स जीरो, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी लगने वाली नेट फोर्स जीरो। ठीक है, अगर आपको कभी फोर्स के कंपोनेंट्स दिए जाते हैं तो वो एक्स वाई जेड एक्सिस आप ले सकते हैं। अब ये चीज होगी कब? ये चीज होगी कब, जरा देखें। अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एम आई राइट? ओके। अब अगर ये चेंज बहुत छोटा है, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो अगर बहुत छोटा है तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, du इज इक्वल टू माइनस dwc। फिजिक्स के अंदर जब भी कोई चेंज बहुत छोटा होता है तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मतलब टोटल चेंज चाहिए, ये छोटा सेक्शन में है, ओवरऑल अगर मुझे चेंज चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसका इंटीग्रेशन। यानी कि चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, du इज इक्वल टू माइनस वर्क डन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, f डॉट dx, राइट? भाई छोटा वर्क डन तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि चलिए ये दोनों फोर्स भी x डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में है, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पे fx रख देता हूं। हमने क्या मान लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए हमने यहाँ पे fx कर दिया, डॉट हटा दिया। चलिए अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ। सो du by dx इज इक्वल टू माइनस fx। ये माइनस यहाँ दे देता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, fx इज इक्वल टू माइनस du by dx। अगर x डायरेक्शन की आपको फोर्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ आया यहां तक? अब अच्छा ये क्या दिखा रहा है, ये du by dx होता क्या है, du by dx मतलब अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4 5 में हमने कुछ ग्राफ देखे थे। उस ग्राफ में सपोज करो कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया है, सो हम dx by dt लिखते थे। dx by dt को क्या कहते हैं, इट इज नथिंग बट द स्लोप। भाई क्या होता है, dx by dt क्या होता है, स्लोप होता है। एंड स्लोप हमको क्या देता है, कोई ना कोई वैल्यू, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा हमको, वेलोसिटी। तो अगर ये आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कोई भी ग्राफ हो तो हम उसका स्लोप चेक कर लेंगे। याद आया कुछ? यहाँ पे एंगल बनता था थीटा, सो हम क्या करते थे, tan थीटा इज इक्वल टू dx by dt, और यहाँ से हमको वेलोसिटी मिलती थी। अगर हम ये ढूंढ लेंगे मतलब वो हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। सिमिलरली अब ये क्या बन जाएगा, du by dx, तो बच्चा लोग ये भी बनेगा स्लोप ऑफ ग्राफ, किसका ग्राफ, ऑफ u वर्सेस x। ये भी तो स्लोप ही है ना, du by dx क्या है, जैसे ये dx by dt एक स्लोप होता है, तो स्लोप का मतलब मालूम है क्या होगा आपको? देखिए सपोज करो कि अगर ये कोई ग्राफ है मेरा और ये एंगल थीटा है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अच्छा अगर यहां से tan थीटा निकालना हो तो मैं बोल सकता हूं ये जो भी डिस्टेंस होगा ये y ले लेते हैं और ये जो भी डिस्टेंस होगा इसको x ले लेते हैं।
सो y बाय x बोल सकते हैं इसको। सो वही तो हुआ, देखिए ना, इस साइड में क्या आएगा, dx आएगा, इस साइड में dt आएगा, स्मॉल चेंज है इसीलिए। सिमिलरली ये भी u वर्सेस x, तो अगर हम कोई भी u वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे, सपोज करो कि ये मैं बना लेता हूं ग्राफ, ये मैंने ग्राफ बना लिया u वर्सेस x का, तो इस समय जो du बाय dx है इसका स्लोप हो जाएगा। इसका मतलब, अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फोर्स का मतलब होता है x y z तीनों डायरेक्शन की फोर्स जीरो। अब अगर मैं इसको जीरो कर दूं, सो जीरो इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। इसका मतलब बच्चा लोग, अगर स्लोप जीरो हो जाएगी उस समय सिचुएशन इक्विलिब्रियम की मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज फोर्स जीरो होता है, फोर्स जीरो करने से स्लोप जीरो आ गया। तो अगर इसकी स्लोप जीरो है तो उस समय कंपलसरी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, स्लोप जीरो कब हो सकता है? स्लोप जीरो कब होगा? जब ये थीटा जीरो होगा। tan जीरो क्या होता है आपको याद है ना? tan जीरो इज जीरो, 10th में सीखा था हम सब ने। तो स्लोप जीरो कब होगा? स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा जीरो कब हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी। अब थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी? जब आपका टेंजेंट याद है, सर्कल को टच करते हुए लाइन टेंजेंट, वो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि वो स्लोप जीरो हो गया। इसका मतलब बच्चा लोग ध्यान से सुनना, इस जगह पे आपका स्लोप जीरो है, इस जगह पे आपका स्लोप जीरो है, एंड इस जगह पे भी आपका स्लोप जीरो है। एक्चुअली यही अपने आप में स्लोप हो जाएगा। सो किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम 3 जगह पे आपकी स्लोप जीरो हो सकती है। तो इस जगह पे भी du by dx is equal to 0, इस समय भी du by dx is equal to 0, इस समय भी du by dx is equal to 0। सो इसको देखते हुए फिजिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम 3 टाइप के हो जाते हैं। कौन से टाइप के? ये हटा दूं, फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं है हमको। इक्विलिब्रियम जो है वो 3 टाइप के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कितने इक्विलिब्रियम होते हैं? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। क्या होता है देखेंगे, ये तीनों क्या है, इसका मतलब क्या है, हम सब देखेंगे। इसकी कंडीशन क्या है, इसको कैसे चेक किया जाएगा, एवरीथिंग वी विल सी टुडे। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है जिसमें किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्सेस, देखो फोर्सेस एक से ज्यादा हो सकती है, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कई सारी फोर्सेस एक समय पे एक ही ऑब्जेक्ट पे लग सकती है। लेकिन उन सबका नेट, उन सबको मिला के अगर जीरो वैल्यू आती है तो हम बोलेंगे अवर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब उसके ग्राफ का स्लोप जीरो है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, fx is equal to du by dx। सिमिलरली fy, अगर मैं यहाँ पे fy की बात करूँ बच्चा लोग, सो fy क्या होगा? du by dy। सिमिलरली z क्या हो जाएगा? fz is equal to du by dz, बट माइनस नेगेटिव ऑफ, ये जो फोर्स होता है वो स्लोप के बराबर होता है लेकिन नेगेटिव स्लोप के बराबर होता है। ओके, यहां तक कोई डाउट? चलिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर थोड़ा। तो जैसे कि हमने देखा बच्चा लोग, इक्विलिब्रियम 3 टाइप के हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड तीसरा है न्यूट्रल। अब तीनों की एक सिमिलर कंडीशन है, एक कॉमन कंडीशन है। क्या? कि तीनों ही केस में du by dx 0 होगा, du by dx 0 होगा, एंड अगेन du by dx 0 होगा। कॉमन कंडीशन है। अब इसका मतलब क्या होता है? ओके, देखो पहले इसका मीनिंग समझेंगे, फिर हम ये पता लगाएंगे कि अगर हमें कभी पूछा हो कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है। देखो ये कंडीशन तीनों के लिए वैलिड है, du by dx तीनों के लिए वैलिड है, बट कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो हम पहचान सके कि यस ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या ये अनस्टेबल ही है। चलिए पता लगाते हैं। पहले हम थोड़ा पिक्टोरियल वे समझते हैं इसका।
सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया, एक रिंग ले लिया है, और उस रिंग के अंदर मैंने एक बॉल ले लिया है, ठीक है, और ये मैंने इसको सरफेस के ऊपर रख दिया। अब अगर इस बॉल को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, क्या होगा? इफ वी displaces the ball slightly, क्या होगा? ये बॉल को अगर मैं यहां लाके छोड़ दूं तो वापस इधर आ जाएगा, यहां लाके छोड़ दूं वापस यहां आ जाएगा, ठीक है, वो ऐसे घूम के वापस आएगा, लेकिन आएगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। सो इफ वी डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट या बॉल स्लाइटली, इट विल कम बैक, it will come back to its original position, and बच्चों इसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। ये जब बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, लेकिन ये बॉल वहीं का वही है, ये कहीं जा नहीं रहा, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं तो वापस वहीं आ जाएगा। मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम कि अगर आप उस इक्विलिब्रियम में कुछ डिस्टरबेंस पैदा करो और वो ऑब्जेक्ट उस डिस्टरबेंस हटने के बाद अगर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो उससे हम बोलते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। भाई कहते हैं ना, बंधु घर को लौट के, ऐसी कोई कहावत है ना, होगी, चलो छोड़ो, कहावत है भाई, वो चीज वापस जब अपनी जगह पे आ जाएगा सो हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसकी पर्टिकुलर कंडीशन क्या है? तो बच्चा लोग अब ध्यान से सुनो, आप जब इसका आंसर निकालोगे ना du by dx का, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया, आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो किसी इक्वेशन के टर्म्स में दी जाएगी, जैसे कि x² - 8x, आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दी गई है। अब आपको पता लगाना है कि ये इक्विलिब्रियम में है क्या नहीं। सो हम क्या करेंगे, du by dx निकालेंगे, अगर कोई पॉइंट पे जीरो होगा तो यस वो इक्विलिब्रियम में है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे इसके लिए, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा d² u by dx², ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो हम बोलेंगे कि ये स्टेबल कंडीशन है। क्या है ये? स्टेबल कंडीशन। तो याद रखना, स्टेबल कंडीशन की वैल्यू d² u by dx² की वैल्यू कंपलसरी जीरो से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। इसके हम एग्जांपल देखेंगे, आप सब समझ जाएंगे। अब अनस्टेबल की अगर मैं बात करूं, चलो मैं फिर से वही एक चीज ले लेता हूं, एंड अब मैंने बॉल यहां रख दिया है, इधर कहीं रख दिया है, मतलब अब क्या होगा, अगर अब मैं इस बॉल को डिस्प्लेस करूं तो क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? नहीं आएगा। इसको यहां करो, यहां आ जाएगा, इसको यूं करो, यहां आ जाएगा। इमेजिन करो कि यहां ऐसा कोई रास्ता बना है कि ये अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा, ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है। सो जैसे मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा ये लुढ़क के सीधा यहां पे आ जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इफ वी डिस्प्लेस the ball then it comes to the stable equilibrium। बच्चों लोग यहाँ की खासियत है, अनस्टेबल की खासियत है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आएगा, बट यस वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के पास चला जाएगा। क्या बोला मैंने? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन वापस ये कंडीशन हो जाएगी, ऐसे घूमते घूमते यहां पे, है क्या नहीं? इसका मतलब अनस्टेबल एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर वहां पे आप डिस्टरबेंस पैदा करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबल की तरफ भागेगा। किसकी तरफ? स्टेबल की तरफ। सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इसके लिए अगर कंडीशन देख ली हो, सो d² u by dx² की वैल्यू कंपलसरी लेस देन 0 होनी चाहिए। वही चीज करनी है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब माइनस में है, समथिंग नेगेटिव वैल्यू है, तो हम बोलेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं लास्टली न्यूट्रल की।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सपोज करो कि मैं ये प्लेन सरफेस लेता हूं, इस बार कोई रिंग नहीं है, कोई रिंग नहीं है, और एक बॉल को मैं यहां लेता हूं, ठीक है, ये इस समय इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां ले आता हूं तो क्या होगा, ये आगे तो जाएगा लेकिन वहां जाके फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर उसको आगे ले जाओ फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर आगे ले जाओ फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसका मतलब कि इसको आप जहां भी ले जाओ, जब डिस्टरबेंस होगी तब तक ये मोशन करेगा, डिस्टरबेंस खत्म होने के बाद ये वापस ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आएगा। ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं कह रहे, लेकिन जहां भी जाएगा इक्विलिब्रियम बना के बैठ जाएगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि जितना भी डिस्टरबेंस दे लो, डिस्टरबेंस खत्म होने के बाद वो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगा। एज पर एग्जांपल, जब आप रात को सोते हैं, देखिए हम जितना भी, एक ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे इंसानों में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, दिन में जितना भी खेल कूद कर लो, रात में आके फिर से हम सोते ही हैं, जहां चले जाओ बैठ गए इक्विलिब्रियम, फिर चले गए बैठ गए इक्विलिब्रियम। तो हम क्या है, हम एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, कि जहां जाते हैं बैठ जाते हैं और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। समझ आ रहा है? इसमें क्या था, अनस्टेबल से स्टेबल में आ रहा था, ओरिजिनल पोजीशन वापस आ रही थी। इसमें ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं मिलती है और ना ही कोई स्टेबल अनस्टेबल होता है, जहां जाएगा वहीं पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। सो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एंड इसके लिए कंडीशन होती है d2u/dx² की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इक्विलिब्रियम में लेकिन कोई भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 है तो समझ जाओ कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ओके, सो हमने अभी तक क्या देखा, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखी, इक्विलिब्रियम के टाइप्स देखे, उन तीनों टाइप में क्या एक्चुअली होता है वो हमने देखा, और तीनों की कंडीशन देखी है। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट बस यहीं तक है। अब आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। चलिए करें शुरू। अच्छा, आप जरा ध्यान से सुनो, हमने अभी क्या देखा कि d2u/dx² की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस समय कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको हम कहते हैं मिनिमा। सिमिलरली अगर अनस्टेबल की बात की जाए तो d2u/dx² की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमा। बच्चों लोग अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझना हो तो ध्यान से समझना, हमने अभी ग्राफ देखा था कुछ ऐसा। देखो बच्चा लोग, एक इक्विलिब्रियम यहां पे है, एक इक्विलिब्रियम यहां पे है और एक इक्विलिब्रियम इस पूरे लाइन पे है। अच्छा, यहां पे क्या है, ये ग्राफ का मैक्सिमा है कि ग्राफ का मिनिमा है, बताइए। एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमा, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, तो बच्चा लोग मैक्सिमा मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अगर ग्राफ कभी दे दिया जाए और आपको ग्राफ में पूछा जाए कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल, तो याद रखना जो मैक्सिमम होगा, ग्राफ का जो मैक्सिमम होगा जहां पे स्लोप 0 है वहां पे हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड जहां पे ग्राफ का मिनिमा है वहां पे हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड जहां पे न्यूट्रल है, देखो पूरे में न्यूट्रल आएगा, सो ये चीज हो जाएगी न्यूट्रल, कि जहां पे ग्राफ अपने आप में एक स्लोप है, ग्राफ अपने आप में एक स्लोप है, वहां पे हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपको कई बार क्वेश्चन में ग्राफ भी दिया जाता है एंड पूछा जाता है कि बताओ इस ग्राफ में कहां पे स्टेबल है कहां पे अनस्टेबल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए ग्राफ का। चलिए सपोज करो कि आपको u वर्सेस ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, और चलिए बोल दिया गया है ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई, एफ एंड जी। आपको बोला हुआ है कि इन सभी पॉइंट पे बताओ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। चलिए देखें, देखो पॉइंट ए जो है वो सबसे ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। पॉइंट बी नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, सी की बात करो तो सी ऊपर है तो सी फिर से क्या हो जाएगा, स्टेबल। बच्चों लोग अब जरा ध्यान से सुनो, ये ग्राफ एक ही है, अगर मैं ए की एनर्जी देखूं, पोटेंशियल एनर्जी,
तो साफ साफ दिख रहा है कि वो C से बड़ी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ C, यस और नो? उसके बावजूद दोनों स्टेबल है। भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, उसके बावजूद दोनों स्टेबल है। तो बच्चा लोग इस केस में कंफ्यूजन नहीं होना है। भले एनर्जी ज्यादा हो, लेकिन एनर्जी कम या ज्यादा होने से इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं आता। पोटेंशियल कम या ज्यादा होने से इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं आता, ये दोनों स्टेबल ही रहेंगे। मोर ओवर एक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा। लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा, जैसे आपकी लोकल कंपनी होती है वैसे ये भी लोकल लोकल चीज है नहीं सॉरी, इसका मतलब ऐसा नहीं होता बच्चा। लोकल मिनिमा का मतलब है कि आप जिस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं वो सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में कैसा है। देखो इसके सराउंडिंग ये है और ये है, सो इन दोनों के कंपैरिजन में ये अपर है इसीलिए ये स्टेबल है, ये अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में नीचे है इसीलिए ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा एनर्जी लेवल हमको ग्राफ में दी जाए उस समय हम लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपको फिलहाल इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखिएगा जो पॉइंट नीचे हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल है और जो ग्राफ के अपर पॉइंट है वो सारे के सारे स्टेबल है। याद रहेगा? क्लियर? चलिए फटाफट इतना लिखिए, फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ओके चलिए, एक हमने ग्राफ के क्वेश्चन देखे दो। अब नेक्स्ट हमको बोला गया है इफ fx is equal to x square minus 8x find the point of equilibrium and type of equilibrium। इसका मतलब कौन सी जगह पे इक्विलिब्रियम होगा, कौन सी वैल्यू पे इक्विलिब्रियम होगा और कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। चलिए हमको क्या दे रखा है fx is equal to x square minus 8x। हमें क्या देखना है कि जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे इसका स्लोप 0 हो जाएगा। सो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होगा? fx की वैल्यू क्या होती है? माइनस du by dx। सॉरी हमको फोर्स नहीं दे रखा है, हमको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, पहले तो इसका स्लोप ढूंढते हैं। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। ओके, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x minus 8, इक्विलिब्रियम के लिए इसकी वैल्यू 0, तो 2x minus 8 यहां पे क्या हो जाएगा x is equal to 4। तो x is equal to 4 पे हमारा इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा। अच्छा ये कैसे किया? बच्चा लोग फॉर्मूला याद है dx raised to n by dx। कैसे करते हैं? n x raised to n minus 1, यानी जो भी ओरिजिनल पावर है उसको आगे ले आओ, n पावर को -1 कर दो। सो ये 2 आगे आ गया एंड यहाँ पे 2 - 1 1 हो गया। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमने कई बार इसके बारे में आपको बताया हुआ है। ओके, अब हमें ये देखना है बच्चा लोग कि ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है। अब उसके लिए हमने क्या देखा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, du by dx का फिर से डिफरेंशिएशन। du by dx का फिर से डिफरेंशिएशन मतलब पहले आपने सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन किया, उसको डबल टाइम करना है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 - 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 0। ये क्या है? 2 ग्रेटर देन 0 होता है ना, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 पे कौन सा आता है? स्टेबल। सो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब आप बोलेंगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे आया? सो बच्चा यहाँ पे 2x था, x की पावर क्या थी? 1 आगे आ गया तो 2 1 2 और पावर 1 माइनस करना पड़ता है। सो 1 - 1 0, तो x के पावर में 0 मतलब गए। सेकेंडली ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, u is equal to 12x minus x cube एंड ये आपको करना है होमवर्क में। सेम क्वेश्चन कि कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा और कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम यहाँ पे करेंगे x³ बाय 3 माइनस 4x प्लस 9। ओके, सेम क्वेश्चन है कि पता लगाओ कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है एंड कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है। चलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले du बाय dx, ये आपको u दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये 1/3, जो 3 है इसको तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। एम आई राइट? 3 आगे आ गया और 3 - 1 2 -4x गायब प्लस 0, 9 में कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अब स्लोप के लिए सॉरी इक्विलिब्रियम के लिए इसको 0 करना पड़ेगा। सो ये 3 3 कट, क्या बच गया यहाँ पे x² - 4, इसको यहाँ ले आओ, 4 = x², x = ±2। क्या आ गया वैल्यू, x = ±2। इसका मतलब बच्चा लोग अब हमें दो जगह पे इक्विलिब्रियम मिलेगी। कहां पे? दो जगह पे, एक +2 पे, एक -2 पे। तो बच्चा ऐसा हो सकता है कि +2 और -2 पे दोनों में स्टेबल आ जावे या दोनों में अनस्टेबल आ जावे, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पे स्टेबल आवे, किसी एक पे अनस्टेबल आवे। अब चेक करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे क्या है, कैसे करें। कोई बात नहीं है, हमको du/dx क्या मिला था, x² - 4, इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। क्या करना पड़ेगा हमको, d²u/dx², इसका फिर से इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करके जो आंसर आया उसका सेकंड टाइम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इसका क्या हो जाएगा 2x। अब एक बार x की जगह पे आप 2 रख दो, एक बार x की जगह पे -2 रख दो। सो फॉर x = 2, ये क्या हो जाएगा du²/dx² = 2 2 4 > 0। एंड अगर मैं x की जगह पे -2 रखता हूं, सो d²u/dx² for x = -2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × -2 -4 which is less than 0। देखो एक जगह पे >0 आ रहा है, मतलब एक जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, और एक जगह पे नेगेटिव मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सो x = -2 यहां आएगा और x = +2 इधर कहीं आएगा। सो इस पॉइंट पे मुझे अनस्टेबल मिलेगा, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा स्लाइटली पुश करूंगा सो ये बढ़ेगा स्टेबल की तरफ, इधर बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इसको यहां डिस्प्लेस करूंगा तो ये भी यहां जाके फिर से उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस साइड अनइक्वल है, अनस्टेबल है, तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ये स्टेबल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से बढ़ के यहां आ जाएगा। क्लियर? पक्की बात? ओके चलिए, चलो बच्चा लोग इतना लोग लिख लो, फिर आगे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला। ओके बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 50x + y³ - 48। देखो अब x के ये जो भी एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ x में नहीं है, ये x और y दोनों में है। आपको यहां पूछा क्या गया है, चेक वेदर द सिस्टम is in equilibrium about x-axis, y-axis and type of equilibrium। बच्चों हमको इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है कि अबाउट x, x के डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, सिमिलरली y के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है कि नहीं, और अगर है तो कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, कहां पे है और कौन सा टाइप का है। चलिए शुरू करें। हमको क्या दे रखा है, u = लेट मी यूज अनदर मार्कर। अच्छा लोग जरा मार्कर ढूंढिए। u = x² - 50x + y³ - 48। अब बच्चे लोग हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम x के लिए अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, y के लिए अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके यहाँ पे y आएगा 48y। क्या करना पड़ेगा, देखिए सुनते जाओ। हम यहाँ पे करेंगे del u by del x।
देखो डी को मैंने थोड़ा मोड़ दिया है, डेल यू बाय डेल एक्स, इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के सिवाय बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम y के समय डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो सिर्फ और सिर्फ y वाले वेरिएबल्स पे डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम क्यों यहाँ पे ये कर रहे हैं? तो चलो हमने क्या देखा था कि x डायरेक्शन की नेट फोर्स 0, y डायरेक्शन की नेट फोर्स 0। सो ये x डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन हो गया। हमने ये तो देखा था बच्चा लोग fx माइनस fy माइनस, याद आया कुछ? ये तो देखा था। सो x डायरेक्शन के लिए अबाउट x के लिए हम सिर्फ x पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, और y के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए सो ये क्या हो जाएगा, 2x 2 आगे माइनस 50, ये इसके लिए कांस्टेंट 0, ये इसके लिए कांस्टेंट 0। अब यहां क्या बचा, इसकी वैल्यू ढूंढो। सॉरी यहां पे x क्यूब आएगा, सॉरी बच्चा लोग x क्यूब सही है। थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे, जरा रुक जाना, 75 कर देते हैं। ओके व्हाट्स नेक्स्ट, यहां पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 75, 3 आगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब ये 0 होता है। चलो उसको वहां ले जाओ, यहां कर लूं। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 75, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, प्लस 5 माइनस 5। क्लियर? यानी कि x के दो पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। यही चीज y के लिए पता लगा देते हैं, डेल u बाय डेल y। बच्चा ये होता डिफरेंशिएशन ही है, बस इसको पार्शियल कहते हैं। पार्शियल मतलब आप समझ ही गए हैं कि x के लिए x के सिवाय सब कांस्टेंट, y के लिए y के सिवाय सब कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट 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 देखो इसका डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में 0, इसका 0, यहां पे क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 48, y 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 316, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके इसका मतलब बच्चा लोग इस बार देखो x के दो पॉइंट पे और y के दो पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 4 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। कैसे 4 पॉइंट? देखो पूरे ग्राफ में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो हो सकता है +5 +4 पे हमको मिल जावे, या हो सकता है +5 -4 पे इक्विलिब्रियम मिले। देखो +5 +4 या +5 -4। दूसरे दो पॉइंट कौन से हो जाएंगे, -5 +4 या -5 -4। तो ये 4 पॉइंट है। देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये x में भी था और y में भी था, इसीलिए हमको x और y के दो कोऑर्डिनेट्स मिले। इससे पहले हम क्या करते, सिर्फ x एक्सिस में लेते थे, सिर्फ x डायरेक्शन में, तो हमें x की वैल्यू मिलती थी। बट इस बार x में भी है y में भी है, तो सीधी सी बात है x और y दोनों की वैल्यू मिलेगी। सो इन पॉइंट्स पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाऊं तो क्या हो जाएगा 5 4 जो है ये आपका x का 5 एंड इसका चलो 4 यहां ले लेते हैं, और ये 5 -4, सो 5 -4 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आ जाएगा। मैं भी अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। फिर -5 4, तो x का -5 यहां कहीं एंड 4 इसके स्ट्रेट में। सिमिलरली -5 -4 ये पॉइंट। इसका मतलब बच्चा लोग क्या ये रेक्टेंगल बना, एक रेक्टेंगल नहीं एक्चुअली स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बना, राइट, जिसमें ये 5 + 5 10 और ये 4 + 4 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये रेक्टेंगल बना और इन सभी पॉइंट्स पे हमें इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। ओके ये कौन सा था 5 4, ये 5 -4, ये -5 4 एंड ये -5 -4। अच्छा बच्चा अब हमें ये भी देखना है कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है।
चेक वेदर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस। तो इक्विलिब्रियम है x एक्सिस पे, कहां पे है? यस है, कहां पे है? x एक्सिस पे इस अराउंड है और y एक्सिस पे इसके अराउंड है। कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है? चलो यहां पता लगाएं। हम क्या करेंगे, ये जो है ना del u by del x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और x की वैल्यू को phi माइनस phi रख के देखते हैं। चलिए फॉर पहले तो चलिए del square u by dx square, इसका फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये आगे चला जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 75, कांस्टेंट इज 0, ठीक है 6x। अब x की वैल्यू यहां पे रख दो 5, फॉर x इज इक्वल टू 5 d square u by dx square कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, मतलब ये क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। मतलब x इज इक्वल टू 5 पे स्टेबल है, लेकिन क्या y इज इक्वल टू 4 पे भी स्टेबल है? चला चेक करते हैं। चलिए del square u by dy square कहां गया? इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, सो अगेन ये भी आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6y माइनस कांस्टेंट 0। अब y की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू 4 रखो, तो 6 4 जा 24, ग्रेटर देन 0, यानी यहां पे कौन सा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, x एक्सिस पे भी एंड y एक्सिस पे भी, है ना। अब यहां पे देखो, सुनते जाना, जगह नहीं मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं। देखो x इज इक्वल टू 5 पे स्टेबल आया था, ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं y इज इक्वल टू -4 रखूं इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है? -4, सो -4 रखूंगा तो 6 4 जा -24 होगा, ये तो लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल। ए है, ऐसा कैसे? 5 के लिए स्टेबल आ रहा है, -4 के लिए अनस्टेबल आ रहा है, तो बटन चालू करना पीछे। जरा ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 5 के लिए ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर मैं -4 रखता हूं तो 6 -4 -24 अनस्टेबल आ रहा है। मतलब अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक ही पॉइंट पे स्टेबल भी है, एक ही पॉइंट पे अनस्टेबल भी है। इसका मतलब क्या होगा? चलो अगर मैं x एक्सिस के बारे में बात करूं, सो ये जो भी पार्टिकल है वो इस समय स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। लेकिन y डायरेक्शन की बात करूं तो इस अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो यहां पे पार्टिकल अनस्टेबल है, वो यहां जाने की कोशिश करेगा। इस पूरे में देखो, यहां से यहां तक x एक्सिस में पार्टिकल स्टेबल में है, लेकिन अगर मैं इसको y डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? अगर एक ही पॉइंट पे स्टेबल अनस्टेबल दोनों है तो समझ आया मैंने क्या बोला? देखिए x इज इक्वल टू 5 है, तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, सो इन दोनों पॉइंट के लिए x एक्सिस पे इक्विलिब्रियम है। मतलब यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो यस ये इक्विलिब्रियम है, बट इधर y एक्सिस में इक्विलिब्रियम था, इतने में इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहां पे अनस्टेबल है। मतलब अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा तो ये यहां से यहां आने की कोशिश करेगा, इतने रीजन में से इतने रीजन में आने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज़ तो हमेशा अनस्टेबल से स्टेबल में जाने की कोशिश करता है। लेकिन x एक्सिस में आप कहीं भी उसको घुमा लो वो इतने में स्टेबल रहेगा, आगे भी घुमा लो स्टेबल का स्टेबल, इधर भी रखना स्टेबल का स्टेबल। ओके, सो बच्चा लोग स्टेबल अनस्टेबल का टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। फटाफट इसको लिख लो, फिर एक छोटी सी कहानी देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हरिओम।